2012 में दो मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए गहरे समुद्र की ओर जाते हैं और वहां जाकर मछलियों को पकड़ने लगते हैं कि तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है और एक भयानक तूफान इनकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तूफान को देखकर ये वापस तट की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान इनको अपनी चपेट में ले लेता है और बीच समुद्र की ओर इनको धकेलने लगता है। करीब 5 दिनों तक जब तूफान शांत होता है तो ये खुद को बीच समुद्र में पाते हैं और इनको दूर दूर तक कोई सी भी जमीन दिखाई ही नहीं पड़ती। और दिखती भी कैसे, क्योंकि ये जिस महासागर में फंसे थे वो पैसिफिक ओशन था। ये आखिर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पैसिफिक ओशन पूरी धरती का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ओशन है, जो कि करीब 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यानी इसमें दुनिया का सारा लैंड एरिया फिट करने के बाद भी इसमें थोड़ी सी जगह बच जाएगी। पैसिफिक ओशन का केवल 13% हिस्सा ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से मैप किया गया है और बाकी का सारा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। शायद से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये दोनों अब कहां पर फंस गए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी करीब 438 दिनों के बाद इनमें से एक जन यहाँ से जिंदा बचकर निकलने वाला था। लेकिन इन 438 दिनों में इनके साथ एग्जैक्टली क्या क्या होता है, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। यह है जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी और आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा का जन्म एल सैल्वाडोर में हुआ था, लेकिन 2002 में वो काम की तलाश में इस शहर को छोड़ करके मैक्सिको में शिफ्ट हो गया, जहां उसने मछुआरे के रूप में काम करना शुरू किया। इस दौरान वो विलर्मिनो रोड्रिग्वेज के लिए काम करता था। लेकिन 17 नवंबर 2012 में जोस को 30 घंटों के लिए गहरे समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए जाना था। उसका प्लान ये था कि वो शार्क्स, मर्लिन्स और सेलफिश जैसी बड़ी मछलियों को पकड़ेगा, लेकिन उसका सामान्य साथी जिसके साथ वो हमेशा मछलियों को पकड़ने के लिए जाता था वो उस दिन नहीं आया था और उसे अकेले समुद्र में जाना जोखिम भरा कदम लग रहा था, खास करके इतने लंबे समय के लिए। लेकिन सारी तैयारियां पहले से हो चुकी थी और उसको कुछ मछलियां पकड़कर लौटने की भी जरूरत थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका बॉस भी खुश नहीं होता। इसीलिए अब जोस को कुछ ना कुछ तो तरकीब जल्द से जल्द लगानी पड़ेगी। कुछ ही देर के बाद जोस नजदीकी बीच पर देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। जोस यहाँ पर ये सोचता है कि अगर इनमें से कोई सा भी जन उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया तो उसका काम हो जाएगा। जिसके तुरंत बाद वो उन वर्कर के पास पहुंच जाता है और उनको अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है, जहां जोस उनसे कहता है कि उसको एक ऐसे इंसान की तलाश है जो कि उसके साथ एक से ज्यादा दिन के लिए समुद्र में चल सके और मछलियों को पकड़ने में उसकी मदद कर सके। इस चीज को सुनकर उनमें से एक जन आगे आया। यह 23 साल का एज़ुकेल कोर्डोबा था, जिसको बोट और मछलियों की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जोस के लिए बिना एक साथी के ये चीज बेहतर थी। इसके बाद ये दोनों एक नाव को लेकर एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो कि 1 साल से भी ज्यादा समय तक चलने वाला था। और इतने लंबे सफर में इनके साथ क्या क्या होने वाला था ये आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपना सफर कोस्टा एज़ुएल से शुरू किया था, जो कि मैक्सिको के पास ही है। जिस नाव को लेकर ये निकले थे वो एक 7 मीटर यानी करीब 23 फुट जितनी बड़ी टॉपलेस फाइबर ग्लास स्किफ थी, जिसमें एक आउटबोर्ड मोटर और मछलियों को स्टोर करने के लिए एक फ्रीजर साइज जितनी आइस बॉक्स भी थी। ज्यादा समय नहीं लगा जब चीजें खराब होने लग गई। शुरुआत में ये दोनों अच्छे से काम कर रहे थे, जहां ये मछलियों को बड़े ही आसानी से पकड़ भी पा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने लगभग 500 किलोग्राम ताजा मछलियां पकड़ ली थी। जहां इन्होंने सारी मछलियों को आइस बॉक्स में डालकर रख दिया कि तभी उन्होंने दूर से एक तूफान को पास आते देखा। जोस को ये तूफान देखने में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था और उसने ऐसा सोचा कि ये कोई मामूली सा तूफान है जो कि कुछ ही देर के अंदर यहाँ से चला जाएगा। यह एक रिस्की स्टेप था, लेकिन कोर्डोबा की मदद से वो ढेर सारी मछलियां पकड़ पा रहा था। इसीलिए उसने वहीं पर रुकने का निर्णय लिया और कुछ समय और मछलियों को पकड़ने की सोची। वो दोनों नाव को पानी में बनाए रखते हुए तूफान के आने का इंतजार करने लग गए। देखते ही देखते तूफान विशाल होने लग गया और तेजी से इन दोनों की तरफ आने लग गया। एक सिचुएशन ऐसी आई जहां ये दोनों अपनी नाव को इस पानी पर ज्यादा समय के लिए नहीं रख पा रहे थे। इसीलिए जोस ने वापस से लौटने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत उस दिशा में जाने की कोशिश की जहां से वो आए थे, लेकिन तूफान अब इतना बड़ा हो
हो गया था कि वो समुद्र के पानी को बहुत ही बुरी तरीके से हिलाने लग गया, जिससे नाव पानी के तेज झटकों से अपना रास्ता बदल करके पानी के साथ बहने लग गई। जल्द ही लहरें इतनी बड़ी हो गई कि पानी नाव के अंदर घुसने लग गया और नाव में मौजूद मशीनरी तक पहुंच गया, जिससे इंजन और ज्यादातर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए। तूफान के कारण नाव का वजन अनबैलेंस्ड होने लग गया और वो बिना किसी कंट्रोल के इधर से उधर घूमने लग गई, जिससे जोस के मछली पकड़ने वाले जाल और दूसरे इक्विपमेंट भी समुद्र में गिर गए। जोस ने तुरंत एक 2-वे रेडियो की मदद से अपने बॉस से मदद मांगी, इससे पहले कि उसकी बैटरी खत्म हो जाए। उनके पास ना तो पाल थी, ना ही पतवार, ना ही कोई एंकर, ना ही चलने वाली लाइट्स और ना ही तट से कांटेक्ट करने का दूसरा तरीका। ऐसे में उनकी नाव खुले समुद्र में खुद ब खुद बहने लग गई। अब तूफान के कारण पहले से ही मछलियों को पकड़ने का सामान या तो पानी में बह गया या फिर खराब हो गया, और जो सामान खराब हुआ था उसको जोस ने पानी में बहा दिया, इस सोच के चलते कि अगर नाव हल्की होगी तो इसको बाद में कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये नाव तूफान में चक्कर खाती शोर से दूर होती जा रही थी। जोस ने देखा कि नाव में अभी भी एक भारी चीज मौजूद है और वो थी उनके द्वारा पकड़ी गई सारी मछलियाँ। उन्होंने एक एक करके सारी मछलियों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि मछलियाँ दोबारा से पकड़ी जा सकती है, लेकिन अगर वो इस तूफान में मर गए तो ये मछलियाँ कोई काम नहीं आएगी। उन्होंने सारी 500 किलोग्राम मछलियों को पानी में फेंक दिया। इस चीज ने कुछ हद तक तो असर किया, क्योंकि बोट थोड़ी सी हल्की हो गई थी, लेकिन वो अभी भी गहरे समुद्र की ओर जाते जा रही थी और जमीनी हिस्सा उनकी आंखों के सामने से गायब होता जा रहा था। ये तूफान 5 दिनों तक चला और जोस के बॉस को जैसे ही पता चला कि ये दोनों गुम हो गए हैं तो उन्होंने एक सर्च टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया, लेकिन उन्हें उनका कोई नामो निशान नहीं मिल सका। 2 दिनों तक उन्हें खोजने के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। यहाँ जोस और उसके साथी को गुम हुए 1 सप्ताह बीत चुका था और वो दोनों सी सिकनेस और डिहाइड्रेशन से सफर करने लग गए थे। कहने को तो उनके आसपास पानी ही पानी था, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं था। उन्होंने बारिश के पानी को कलेक्ट करना शुरू किया, ऐसी खाली चीजों में जो कि उनको समुद्र में तैरती मिली थी, जैसे खाली प्लास्टिक की बोतल या फिर खाने का कचरा। अगर खाने की बात करें तो उनके पास बस वही खाना होता था जो कि वो ओशन से पकड़ते थे। यहाँ पर जोस का सालों का फिशिंग एक्सपीरियंस एक अहम किरदार निभा रहा था, क्योंकि इनका सारा मछलियों को पकड़ने का सामान पहले ही समुद्र में गिर गया था। तो जोस अपने हाथों से ही मछलियाँ, कछुए, जेलीफिश और समुद्री पक्षी पकड़ रहा था। हाँ, ये बात भी थी कि उसको शुरू में काफी दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में उसने इस काम में कामयाबी हासिल की। जोस ने कोर्डोबा को भी बिना किसी चारे या फिशिंग इक्विपमेंट के सिर्फ अपने हाथों से मछलियों को पकड़ना सिखाया। जोस ने हाथों से मछलियों को पकड़ने की बेहतरीन तरकीब बनाई थी, जहां वो सबसे पहले बोट के एज के पास चला जाता था और अपने हाथों को पानी के अंदर डालते हुए अपनी चेस्ट को बोट की साइड पर ही रखता था, ताकि वो पानी में ना गिर सके। जैसे ही उसके हाथों में मछली आती थी तो वो उसको अपने फिंगर नेल से खुरेदते हुए उसको बोट के अंदर खींच लेता था। यहाँ पर वो मछलियों के दांतों का खास तौर पर ध्यान रखता था। जैसे ही मछली बोट पर आ जाती थी तो कोर्डोबा एक फिशिंग नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उसको क्लीन और स्लाइस कर लेता था। यहाँ पर वो आग को नहीं जला सकते थे, इसीलिए वो इन स्लाइसेस को धूप में रख देते थे और उन्हें सुखाकर कच्चा ही खाते थे। ज्यादातर उनको सिंपल मछलियाँ मिलती थी, या फिर कोई लकी डे पर उनको सी टर्टल्स मिल जाते थे, या फिर कभी कभी फ्लाइंग फिशेस उनके बोट पर आकर गिर जाती थी। यहाँ पर सी टर्टल्स ही उनका वाइटल फूड सोर्स था, क्योंकि वो इनको ना सिर्फ खाते थे बल्कि पीते भी थे। जी हाँ, रोजाना बारिश नहीं हो पाती थी और अपनी पानी की कमी को दूर करने के लिए इनको मजबूरन सी टर्टल्स का खून या फिर अपना यूरिन पीना पड़ता था। What was the biggest challenge in those early days? La sed. The thirst, he says. At first, we didn't notice our hunger. We had to drink our urine. We had no rain for a month. What do you do for food? It was tough. We ate birds that landed on the boat. We'd cut their throat and drink their blood, and it made us feel better. How did you catch fish with no hooks or lines?
with your bare hands. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सीए बर्ड्स को भी पकड़ते थे। जब भी सीए बर्ड्स इनकी बोट पर आकर बैठती थी तो वो इनको पकड़ लेते थे और उसका कुछ हिस्सा मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन सिर्फ खाना या पानी ही उनकी असली परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि बीच समंदर में एक छोटी सी बोट पर ना के बराबर सप्लाईज के चलते वो साइकोलॉजिकली भी सफर कर रहे थे, जैसे डिप्रेशन और हेलुसिनेशन। हर बार उनको इमेजिनरी लोग या खाने की नई नई डिशेज दिखती थी। आने वाले हर सेकंड और दिन वो बस इसी उम्मीद में जी रहे थे कि आज नहीं तो कल उनको कोई ना कोई तो जमीन जरूर से दिखेगी जहाँ पर लोग भी होंगे जो कि उनको बचा लेंगे। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। देखते ही देखते दिन महीनों में बीतते गए और उनको जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म होती गई। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना तो हमने की थी ना ही जोस ने। जोस के मुताबिक 4 महीनों के बाद कोर्डोबा कच्चा खाने से बीमार होने लग गया। उसने बीमारी होने के बाद जीने की सारी उम्मीद खो दी थी। अंत में उसने खाने से इनकार कर दिया और वो भुखमरी के कारण मर गया। जोस ने कहा कि कोर्डोबा के मरने के करीब 4 दिनों तक उसको भी सुसाइड के थॉट आते थे, लेकिन उसने कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल किया। जोस ने ये भी कहा कि मरने से पहले कोर्डोबा ने उससे कहा था कि अगर वो मर जाए तो तुम मेरे शव को मत खाना, और ऐसा कहते हुए उसने जोस से वादा करने को भी बोला था। और इसी वजह से उसने इस शव को मरने के बाद भी नाव पर ही रखा। जोस कभी कभी लाश से बातें भी करता था और 6 दिनों के बाद जब उसको ऐसा लगा कि वो पागल हो रहा है तो उसने शव को पानी में फेंक दिया। अब जोस बीच समुद्र में बिल्कुल अकेला था और ये चीज सुनने में जितनी डरावनी लगती है उससे कहीं ज्यादा इस चीज में रहने में लगता है। इस वक्त जोस का अल्टीमेट टेस्ट चल रहा था, मौत और जिंदगी के बीच में। हर दिन वो बोट को साफ करता, खुद से बातें करता, मछलियों को पकड़ता और रात को लूनार साइकिल को काउंट करता ताकि उसको ये पता लग सके कि आखिर वो कितने दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ है। वक्त के साथ उसकी सर्वाइवल स्किल्स भी डेवलप हो गई थी, जैसे अब जितना ज्यादा हो सके वो उतना रेन वाटर कलेक्ट करने लग गया था। उसने बर्ड्स के नेचर और उनके बिहेवियर को भी जान लिया था। हालांकि वो परफेक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना जरूर हो गया था कि बर्ड्स को उड़ने से पहले ही वो इनको पकड़ लेता था। धूप से उसकी त्वचा जलती रहती और खारे पानी में भीगती रहती थी। इसके बाल भी सूरज की वजह से पूरी तरीके से ऑरेंज और डैमेज हो गए थे। लेकिन तभी उसको अपने सामने एक कंटेनर शिप जाती हुई दिखाई देती है जो कि उसने भटकने के 6 महीनों के बाद देखी थी। जब उसने इस शिप को देखा तो उसकी जिंदा रहने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी थी। उसने शिप के आगे हर तरह के इशारे किए, लेकिन उसकी बोट इतनी छोटी थी कि कंटेनर शिप के क्रू को वो दिखाई ही नहीं दी और देखते ही देखते वो शिप उसकी आंखों के आगे से दूर होती चली गई और उसकी जिंदा रहने की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया। लेकिन करीब 438 दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद किस्मत ने उसका फाइनली थोड़ा सा साथ दिया, क्योंकि 30 जनवरी 2014 को जोस को पानी के अंदर कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई देते हैं और उसको इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि आसपास हो ना हो जरूर से कोई आइलैंड मौजूद है जिसके पेड़ों से ये नारियल टूटकर पानी में गिर रहे हैं। जिसके कुछ देर बाद उसको एक आइलैंड वास्तव में दिखाई दिया और इस चीज को देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थनाओं ने काम कर दिया, लेकिन वो अभी भी सावधान था, क्योंकि उसको ऐसा डर फिर से लगने लग गया कि कहीं दूसरा तूफान आकर उसको समुद्र में ना फेंक दे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो ड्रिफ्ट करता हुआ आइलैंड के शोर से 30 फुट दूरी तक पहुंच गया, जिसके बाद वो बोट से उतरा और तैरते हुए आइलैंड की ओर बढ़ने लग गया। उसकी हालत इस समय बहुत ही खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो कुछ सेकंड्स के लिए ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो जैसे तैसे करके आइलैंड के अंदर गया, जहाँ उसको एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया, जहाँ उसको एक कपल मिला। कोर्डोबा के जाने के बाद पहली बार उसने इंसानों को देखा था। वो जिस आइलैंड पर आया था वो मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड इबोन एटोल था। इसको दुनिया के सबसे रिमोट आइलैंड में से एक माना जाता है। वो 6700 माइल्स यानी तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको से ड्रिफ्ट करता हुआ मार्शल आइलैंड पर पहुंच गया था। यह तो अच्छी बात थी कि एंड मोमेंट पर उसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया था और वो पैसिफिक ओशन के इस छोटे से डोर जितने आइलैंड पर पहुंच गया। अगर वो इस आइलैंड को मिस कर देता तो उसका अगला स्टॉप होता
फिलीपींस, जो कि इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। 11 दिनों तक हॉस्पिटल में रखे जाने के बाद उसको अपने घर एल सैल्वाडोर में भेज दिया गया, लेकिन वो अभी भी एनीमिया और पानी से डरने जैसी हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा था। 2015 में उसने अपने सारे सर्वाइवल एक्सपीरियंस को जर्नलिस्ट जोनाथन फ्रैंकलिन को सुनाया, जिसके बाद फ्रैंकलिन ने इसके ऊपर एक बुक पब्लिश की, 438 डेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी, जिसमें बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जैसे ही ये बुक पब्लिश हुई तो कॉर्डोबा की फैमिली ने जोस के ऊपर करीब $1 मिलियन का केस कर दिया, जहां उनका ये कहना था कि जोस कॉर्डोबा को मारकर खा गया, क्योंकि बिना ऐसा करे वो जिंदा आखिर कैसे बच निकला। लेकिन जोस के वकील ने कहा कि कॉर्डोबा की फैमिली ऐसा गलत आरोप इसलिए लगा रही है ताकि वो इस बुक की रॉयल्टीज को ले सके। अगर आपको सर्वाइवल स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने आपको ये बताया है कि कैसे एक 6 लड़कों का ग्रुप पूरे 15 महीनों तक एक आइलैंड पर फंस गया था और वहां से जिंदा बचकर निकला था। उन्होंने इस काम को कैसे अंजाम दिया वो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।